परेशान नहीं होना, अभी हम पहला ही वो कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना। और अभी हमारा मेन फोकस क्या है, हम हर चीज एक दफा गो थ्रू करनी है अच्छे से, ठीक है। और याद भी साथ साथ कोशिश करनी है कि होता जाए। बस परेशान नहीं होना, इजीली सब कवर हो जाएगा। मुझे कल का कौन रिपीट करवाएगा, कल हमने क्या क्या पढ़ा था? ओके, हमने पढ़ा था सिलिकोसिस। मुझे कौन रिपीट करवाएगा? मैमूना। जी मैम। हाँ जी। मैम सिलिकोसिस का क्या पढ़ा था हमने? जी मैम, सिलिकोसिस में हमने पढ़ा था कि ये एसोसिएटेड है सैंड ब्लास्टिंग के साथ हम्म। और माइंस के साथ रिलेटेड है। इसमें जो है हम्म। मैक्रोफेजेस हमारे पास जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं सिलिका को, और इसकी वजह से जो है वो रिलीज़ करते हैं फाइब्रोजेनिक फैक्टर्स, जिनकी वजह से फाइब्रोसिस होती है। और ये ठीक पढ़ा है। था कि सिलिका जो है वो डिस्टर्ब करता है फेगोलाइसोसोम के फंक्शंस को, जिसकी वजह से जो हम्म। है इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी होती है टू टीबी। और इसमें ठीक पढ़ा है। था कि इंक्रीज्ड रिस्क होता है कैप्लन सिंड्रोम का। हम्म। सिलिकोसिस जो है वो यूजुअली अफेक्ट करता है अपर लोब्स को, और ठीक इसमें है। जो है हमें एक्शल कैल्सिफिकेशन नज़र आती है हाइडर लिम्फ नोड्स की चेस्ट एक्सरे पे। ठीक है। नो स्टोर्म अपीयरेंस, दूसरा वर्ड भी याद रखना। जी मैम। मुझे और बताए कोई अबाउट कोल वर्कर निमोकोनियोसिस, कौन बताएगा? कोई और ही बता दे। हम अगर नहीं बता रहे तो आप कोई खुद ही मैम बोल लिया कोल्ड करो जिसको वर्कर्स आता में है। कोल्ड डस्ट एक्सपोजर हम्म। की वजह से होता है माइंस में, और ये अपर जी लोब जी। को इफेक्ट करता है। इसको हम्म। ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं, और ठीक हो गया। इसके साथ कैप्लन सिंड्रोम होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और हम्म। ये मैक्रोफेजेस ये होते हैं, इनमें कैल्शियम कार्बन के डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो हम्म। जाती है। और ठीक है। बस यही है इसमें तो। आवाज आपकी ना डिस्टर्ब हो रही है हारिस। मैम मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये मैक्रोफेजेस जो होते हैं उनमें कार्बन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ठीक होती है। है। और इसमें कैप्लन सिंड्रोम के रिस्क मतलब एसोसिएशन उसका होती है इसकी। हम्म। हाँ, और ये ठीक हो क्या गया। कहते हैं उसे, ये ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी कॉज कर सकता है। सही है। हम्म। अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक आज का है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एम्बोलाई आपको क्या बता रहा है? ये कहीं पे ब्लॉकेज हुई हुई है, कहीं पे हमारी क्या हुई हुई है, आर्टरी ब्लॉक हो गई है, एम्बोलस बन गया, खून का एक क्लॉट जाके स्टक हो गया है, ठीक है। और वो कोई फॉरेन मटेरियल की सूरत में हो सकता है, ठीक है। फॉरेन मटेरियल में हमारे पास क्या है, बेसिकली वही थ्रोम्बस है, जिसको हम एम्बोलस कह रहे होते हैं, ठीक है। और ये कहीं पे भी होता है, बेसिकली मेन साइट इसके अंदर पल्मोनरी एम्बोलाई में क्या है? एम्बोलाई, एज पर नेम सजेस्ट, ठीक है, एज पर नेम सजेस्ट, ये हमारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी और उसकी कोई भी ब्रांच होगी ना, ठीक है, उसकी कोई भी ब्रांचेस होंगी, तो उसकी कहीं पे भी जाके अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, तो उसको एम्बोलाई कहते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पे जाके अफेक्ट करता है? अब पल्मोनरी, हमें पता है आर्टरी, आर्टरी जो होती है ये हमारे पास लंग की सप्लाई में मेन पार्ट होती है, ठीक है। अगर इसकी ब्रांचेस, ठीक है, जाके थ्रोम्बस की वजह से इफेक्ट हो जाए और हमारे पास वहां पे ब्लॉकेज हो जाए, तो मतलब वेंटिलेशन
मतलब वहां पे खराब हो जाती है, ठीक है, वेंटिलेट नहीं कर पाता क्योंकि ब्लड सप्लाई वहां पे नहीं पहुंच रही, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि एल्वियोलाई की बेसिकली ये इससे वेंटिलेट करवा रही होती है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, और ये जाके उसको डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। और जो हमारे पास इसकी सूरत में हम क्या कहते हैं कि जो वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशियो है इसका मिसमैच हो जाता है, मिसमैच, ठीक है। एमसीक्यूज का यही पूछते हैं कि जब पल्मोनरी एम्बोलाई का पेशेंट आएगा आपके पास, ठीक है, उसका बेसिकली आपको क्या क्या फीचर्स दिखाई देंगे। या तो वो हमारे पास कोई पोस्ट ऑपरेटिव सूरत में होगा कोई पेशेंट, ठीक है, कि ऑपरेशन हुआ था कोई, ठीक है, जब उसके स्टिच वगैरह हुए हैं या कुछ भी मतलब हुआ है, तो एक एम्बुलेंस जाके ना जब ऊपर ट्रैवल कर रहा था ना, जाके वो स्टक हो गया पल्मोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से उसको पल्मोनरी एम्बोलाई कॉज हो गया, ठीक है। और बेसिकली जब भी ये पल्मोनरी एम्बोलाई के केस आते हैं ना, दे डेथ के ना बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, इमीडिएटली डेथ, इमीडिएटली डेथ, ठीक है, इमीडिएटली डेथ के मोस्ट मतलब मोस्ट कॉमन इसका कॉज होता है, ठीक है। ये चलता हम पहले उसकी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसको हुआ क्या, अचानक भड़क क्यों गया ये बंदा, ठीक है, सडन डेथ होती है। और हमारे पास इसकी ना रीजन हमें उस वक्त समझ नहीं आती, बाद में जब पोस्टमार्टम वो हम दिखा रहे होते हैं ना, कर रहे होते हैं उसका, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि ये क्या हुआ था, इसको पल्मोनरी एम्बोलाई हुआ था, ठीक है। और उसको हमने आइडेंटिफाई कुछ स्कैन्स के थ्रू करवाना होता है, अगर वो बंदा जिंदा है, लाइक पोस्ट ऑपरेटिव, अगर हमें पता है कि इसको ये चांसेस हो रहे हैं, उसकी सांस का कोई मसला आ रहा है, उसका मतलब वेंटिलेशन डिस्टर्ब हो रही है, सडन उसको ना अचानक से ना वो बड़े बड़े सांस, गहरे सांस लेना शुरू हो जाता है, मतलब सडन क्या होता है, सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया होता है, ठीक है। हमें मेन फीचर यही बताता है, वरना हमें अचानक से ना कोई पर्सन कह दे कि मुझ मेरा सांस नहीं आ रहा, मेरा सांस नहीं आ रहा, ठीक है, उसको चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है, उसका सांस बहुत तेजी से मतलब जा रहा होता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, टेकिपनिया हो जाता है, ठीक है, उसके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सीमिया हो जाता है, और फर्दर वो ना रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में चला जाता है, ठीक है। ये हमारे मेन फीचर्स आते हैं। लेकिन जब भी एमसीक्यूज आते हैं कि उसको सडन ऑनसेट डिस्निया हुआ है पेशेंट को, ठीक है, और चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन है, ठीक है, चेस्ट पेन है, ये दो मेन फीचर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। चेस्ट पेन से मुराद क्या होती है कि मतलब वो प्लूरिटिक टाइप का होता है, मतलब उसको चेस्ट पे हाथ भी लगाओगे ना वो हाथ नहीं लगाने देगा, क्योंकि कहेगा यार मुझे बहुत दर्द हो रही है, प्लीज हट जाए, प्लीज हट जाए, ठीक है। इस तरह के इमरजेंसी पेशेंट्स आपको बहुत मिलेंगे जब भी पल्मोनरी एम्बोलाई का केस होता है, हाथ लगाओ, प्लूरल प्लूरल टच होता है, जैसे ही चेस्ट का वॉल की आप थोड़ा सा प्रेस करोगे ना, चेस्ट की वॉल प्रेस होगी, प्लूरल मेम्ब्रेन टच, वो चीख मारेगा, कहते कहेगा हट जाओ, ठीक है। और बात दी है कि उसका टैकीकार्डिया होगा, ठीक है, टेकिपनिया होगा, साथ में हाइपोक्सीमिया होगा, ठीक है, और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है, ये इसके फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एम्बुलेंस या बड़े भी हो सकते हैं या छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर बड़े होते हैं ना, वो बेसिकली हमारे पास फिलिंग डिफेक्ट्स कॉज करवा रहे होते हैं। फिलिंग डिफेक्ट से क्या है कि जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की सूरत में आ सकता है वो पेशेंट, ठीक है, और एंजियोग्राफी के ऊपर हमें सीटी सीटी एंजियोग्राफी जब हम करवा रहे होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपको कुछ वेवलेंथ्स और उसकी इमेजिंग्स दिखाई देती हैं, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलाई की, ठीक है। और उसके अंदर भी हमारे पास हमने देखना होता है कि आपको एबनॉर्मेलिटी किस तरीके की आपको मिल रही है, वो होती है S1Q3 T3 एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आता है कि एबनॉर्मेलिटी की क्या उसका वो है, ये पल्मोनरी एम्बोलाई Q3 T3 हमारे पास एबनॉर्मेलिटी लाइन ऑफ जेन्स होती है, इंटरडिजिटेट कर जाती हैं एक दूसरे के साथ, ये होता है।
अच्छा, यहाँ पे भी गैलियम स्कैन और सीटी एंजियोग्राम बेस्ट होते हैं। अब गैलियम स्कैन कहीं पे भी आए तो हमने उसको प्रेफर करना है इसकी टेस्टिंग में, ठीक है, सीटी के ऊपर। गैलियम स्कैन को प्रेफर करना है सीटी स्कैन के ऊपर, ठीक है, एंजियोग्राफी के ऊपर। दो टेस्ट होते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए, एक होता है हमारे पास सीटी एंजियोग्राम, एक होता है हमारे पास गैलियम स्कैन। गैलियम स्कैन का वर्ड आ जाए पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट के साथ तो चूज दैट, ये एमसीक्यूज है, ठीक है। ये एमसीक्यूज है कि कौन सी वेवलेंथ आपको एबनॉर्मेलिटी दिखाई देती है, वो है S1Q3T3। इसके फीचर्स में आपको क्या मिलेगा, सडन ऑनसेट डिस्निया होता है, चेस्ट पेन होता है, वो भी प्लूरेटिक टाइप का होता है, पेशेंट कहता है परे हट, ठीक है। और यहाँ पे वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, मतलब इन्फिनिटी पे चली जाती है वेंटिलेशन परफ्यूजन, मतलब इतना इंक्रीज हो जाता है, मिसमैच का मतलब है इन्फिनिटी, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस पे हमारे पास आपको क्या मिलता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, ठीक है। या तो वो मिसमैच देते हैं, या तो वो इन्फिनिटी का वर्ड देते हैं, या एक लफ्ज कहेंगे कि बहुत इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीज वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन रेशियो। ये तीनों वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, मतलब इन्फिनिटी इतना इंक्रीज हो गया कि हम उसको अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी हद तक बढ़ा है, ठीक है। ये हो गया। फिर जब इसके अंदर एम्बुलस बनते हैं, ठीक है, मैंने आपको बार 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 बताया, जब भी इसके अंदर एम्बुलस बनते हैं, इसकी आर्टेरियल एम्बोलिज्म भी होता है, वीनस एम्बोलिज्म भी होता है। जब वीनस एम्बोलिज्म होगा ना, तब लोअर एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। लोअर हमारे पास, वहां पे हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं वीनस एम्बोलाई के केस में, ठीक है। जब सपोज आप एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आप देख के आए हो, ठीक है, पोस्ट ऑप में वो इमोबिलाइज है, ठीक है, उसको अचानक से पेन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज के ऊपर, ठीक है, तो इसका मेन कॉजेटिव क्या होगा, ये वीनस थ्रोम्बस है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, वीनस थ्रोम्बस है, ठीक है, वो वहां पे जाके स्टक हो गया है। अब उसको उसको हमने कुछ ना हमने एंटी एम्बोलिज्म के लिए कुछ ना वो देनी होती है, ड्रग्स वगैरह दे। इसकी ना ट्रीट पता होना चाहिए। एक तो हम देते हैं, अब ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस का हमें पता है कि ये थ्रोम्बस है, तो हम क्या करेंगे, एक तो हम एंटी कोगुलेंट्स दे देंगे, ठीक है। एंटी कोगुलेंट्स कौन कौन से हैं जो बेसिक यूज हो रहा है, वही याद रखना है आपने, हेपरिन, ठीक है, हेपरिन याद रखो, वरना और भी होते हैं कि हम कुछ इनहिबिटर्स दे देते हैं, ठीक है, जैसे फैक्टर 10A के इनहिबिटर्स दे देंगे, आईवीसी फिल्टर्स लगा देते हैं एंटीकोगुलेशन के साथ, ठीक है। फिल्टर अगर वहाँ पे एंटीकोगुलेशन वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, तब हम आईवीसी इंट्रावीनस कैथेटर फिल्टर होता है, ठीक है, वो लगाते हैं। अगर एंटीकोगुलेशन ना कर पाए उसके पेशेंट की, ठीक है, तब हम जाएंगे आईवीसी फिल्टर पे। लेकिन आईवीसी फिल्टर आपके लेवल के लिए अभी जरूरी नहीं है, आपको याद रखना है एंटीकोगुलेंट्स देते हैं बेसिकली, कौन सा, हेपरिन देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो ये आ गया, एंटीकोगुलेंट्स आ गए, ठीक है, लेकिन हाइपोक्सीमिया भी हुआ था उससे, तो हम एक हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देंगे, मतलब ऑक्सीजन बाहर से हम एक प्रेशर के तहत उसको अंदर, मतलब चेस्ट के सरफेस है ना, ये लाइक पेशेंट लेटा हुआ है, ऊपर से हाइपरबैरिक ऑक्सीजन हम सप्लाई करेंगे कि ऑक्सीजन अंदर डिजॉल्व हो जाए थ्रू स्किन और अंदर पहुंचे, ताकि उसके जो ब्लड सप्लाई है वो रीजेनरेट हो सके, ठीक है, ब्लड सप्लाई खुल सके। और उसका जो अंदर से मतलब लंग डिस्टर्ब हुआ खड़ा है ना एम्बोलाई के थ्रू, और वहां पे डेड, मतलब खून नहीं पहुंच पा रहा, और वहां से चीजें डेड होती जा रही हैं, तो उस उन सारे हिस्सों को, लंग के उन सारे हिस्सों को वो ऑक्सीजन पहुंच सके, तो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दी जाती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना, पहले कुछ केसेस के अंदर ना खुद ब खुद थ्रोम्बस ना ब्रेक हो जाता है, और वो खुद पल्मोनरी आर्टरी के साथ आगे ना लॉज कर जाता है, ठीक है। तो कभी कभी एंटीकोगुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, और हमें कभी हाइपरबैरिक ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है। लेकिन आपने इनके दो ट्रीटमेंट याद रखने हैं, एंटीकोगुलेंट जो कि हेपरिन है, और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दे रहे होते हैं,
ठीक है। और आईवीसी फिल्टर अगर अगर के क्या एंटी कोगुलेशन वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो। ये बात ठीक है, क्लियर है ये? जी मैम। एक और एमसीक्यूज आता है कि एक पेशेंट है, फीमेल है, ठीक है, वो ओसीपीज ले रही है, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, तो उसकी सबसे ज्यादा चांसेस क्या होंगे अक्रेंस के? ठीक है, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी उसके अंदर आ जाता है, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए एक एमसीक्यूज ये भी दिया हुआ है डबल ए में और एसकेज में, ठीक है, कि एक पेशेंट आई है, ओसीपीज ले रही है, तो उसको उसका सांस अचानक से फूलने लग गया है, उस मतलब मरने वाली हालत, पूरी सिचुएशन बता देते हैं, तो वो क्या है हमारे पास, बेसिकली पल्मोनरी एम्बोलिज्म का केस को बता रहे होते हैं। तो ओसीपीज के साथ भी आपको एमसीक्यूज का मेन चंक पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है? ये मुझे कौन रिपीट? डॉक्टर डॉक्टर आसिम, बात करें ना, मुझसे बात करें। मैम मैंने एंड में ज्वाइन किया है अभी थोड़ी देर पहले। रहेगा ना वो सीखेगा, खुद बात करो मुझसे। जो चुप रहेगा ना उसको याद नहीं रहेगा, सही बात बता रही हूँ। आप जैसे अपने कॉलीग्स के साथ एमबीबीएस में बैठ के पढ़ते थे ना, उसी तरह मेरे साथ बैठ के पढ़ा करो। अच्छा बताएं उसामा। हाँ जी बताएं नानियाल। मैम इसमें आपने पल्मोनरी एम्बोलाई में सबसे पहले तो बताया कि इम्पोर्टेंट कॉज है सडन डेथ की, और मोस्टली जो है वो इमोबिलाइज्ड पेशेंट्स में होता है। ठीक है, इसमें अगर क्लिनिकल की बात करें तो सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया है, ठीक है। चेस्ट पेन है प्लोरेटिक टाइप की, और साइनोसिस और टकीकार्डिया भी होता है इसमें। और अगर हम उसके डायग्नोसिस की बात करें तो गैलियम स्कैन से और सीटी एंजियोग्राफी दोनों से करते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगी तो गैलियम स्कैन को हम प्रेफर करेंगे। ठीक है। उसके बाद वीनस थ्रोम्बोसिस होती है मोस्टली इसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज पे, और हम्म उसके साथ जो है वो जो मिसमैच होता है वीक्यू मिसमैच है, क्योंकि वीक्यू इन्फिनिटी पे होता है। ठीक है। और इसके अलावा आपने बताया है कि मतलब ओसीपीज जब हम फीमेल यूज करती हैं तो उसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ग्रेट। ठीक और है, बाकी ट्रीटमेंट अगर बात करें तो एंटीकोगुलेंट्स उसका हेपरिन से ट्रीट सीक्वेंस मुझे एक करेंगे। दफा और रिपीट करवा देंगे कि आपको एबनॉर्मेलिटी किस तरह की सीक्वेंस की मिलती है? S1। S1 Q3 और Q Q3 थ्री और T3। ये एमसीक्यूज है, वहां पे ना S2 जी उठा के ईसीजी दे में देते हैं, चेंजेस आती हैं मैम। Q2 उठा के दे देते हैं, T3 उठा के दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपको S1 Q3 T3 आपको ये रटी हुई होनी मैम ये चाहिए। ईसीजी में चेंजेस आती है ना, ईसीजी, S1 हाँ जी, जो लीड हाँ जी, क्योंकि लीड वन में टैकीकार्डिया एस हम वेव। बेसिकली टैकीकार्डिया हम देख रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आपको दिखाई देती है। ठीक है, ये आपको एबनॉर्मेलिटी का बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है सीपीएसपी में। मैम ओसीपी से और भी क्वेश्चंस आते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट ओसीपी हेपेटिक एडेनोमा और इस तरह के जो बिल्कुल वो भी आते हैं। थोड़ा अभी बता दें। हम ओसीपीज हम पढ़ नहीं रहे, अभी हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म पढ़ रहे हैं, वरना वो कॉन्ट्रासेप्शन का तो पूरा एक पूरा का पूरा टॉपिक है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन में बहुत आता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रासेप्शन में आपको एक स्पेसिफाइड कर दें कि रेस्पिरेटरी इलनेस हो गई है पेशेंट को, ठीक है, और वो ओसीपीज ले रही थी, तो उस पेशेंट को क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी कॉजेज में सबसे कॉमन पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करवा रही है। ठीक है, ओके मैम। अच्छा अब हम चलते हैं, इनकी कुछ और टाइप्स भी होती हैं एम्बोलाई की, मुझे कोई नाम बता सकता है और कौन कौन सी टाइप्स हैं? हम डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होगा और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है फर्दर इसमें। देखें, मैम एम्बोलिज्म हम पढ़ रहे हैं ना, तो हाँ जी बताएं। मैम इसमें फैट एम्बोलिज्म थॉमस और अमनियोटिक फ्लूइड वाला एमनियोटिक एम्बोलिज्म फ्लूइड। होते हैं। हाँ ठीक है,
तो ये एम्बोलाए हम बेसिकली फैट पढ़ रहे हैं। तो एम्बोलिज्म। अब हम पहले फैट एम्बोलिज्म देख लेते हैं। फैट एम्बोलिज्म के लिए याद रखना है फैट फ्रैक्चर, ठीक है। फैट एम्बोलिज्म, कहीं पे भी कोई लफ्ज फ्रैक्चर देख लो ना कि किसी की हड्डी टूटी पड़ी है, ठीक है, और मोटा है वो, ठीक है, ओबीज है, ठीक है, ओबीज ना भी होना किसी केस में, जस्ट अगर आप फ्रैक्चर देख लो ना, आपके माइंड में पहले ये बात क्लिक करनी चाहिए, यार ये एम्बोलाई का केस हो सकता है, फैट एम्बोलिज्म का केस हो सकता है, ठीक है। फ्रैक्चर्स, इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिस्ट्री भी वो लेके आता है कि जब ना फैट एम्बोलिज्म के केस के अंदर क्या होता है, हमने पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या कहा था कि सडन डेथ होती है, राइट, सडन डेथ, ठीक है, ये भी डिफरेंशिएट पता हो। फैट एम्बोलिज्म के केस में होता है कि डेथ जो होती है ना, वो 3 to 5 डेज के साथ मतलब अंदर होगी, ठीक है। शुरू शुरू में सडन डेथ नहीं होगी, अगर डेथ होगी भी सही ना इस फैट एम्बोलिज्म के केस में, तो वो 3 to 5 डेज में, सडन डेथ नहीं होगी, सडन ऑनसेट ऑफ डेथ नहीं है। फैट एम्बोलिज्म का और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का अगर आप लोगों को कभी समझ ना आ रहा हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सडन डेथ का है, ये डेथ विद इन 3 to 5 डेज आ रहा है, ठीक है। डेथ आफ्टर समझ लो, डेथ विद इन कह लो, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 to 5 डेज इसका मार्जिन याद रखना है फैट एम्बोलिज्म के केस में, क्योंकि यहाँ पे भी डेथ होने के चांस है, क्योंकि एम्बोलाई है, कहीं पे भी जाके स्टक हो जाए, वहां की ब्लड सप्लाई रोक दे, ठीक है, ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं रही उस जगह को, उसकी वजह से वो दूसरे हिस्सों को इफेक्ट करना शुरू हो जाए, तो वो सडन मतलब वो जाके इवेंचुअली करवा सकती है डेथ को। तो डेथ के आपको डेज और रेंज का पता होना चाहिए। पल्मोनरी सडन डेथ है, फैट एम्बोलिज्म हमारे पास डेथ आफ्टर 3 to 5 डेज है, मतलब या विद इन कह लो या आफ्टर, कहीं पे आफ्टर आ जाता है, कहीं पे विद इन आ जाता है, वहां पे ये डिफरेंट मतलब इसकी ना उसके अंदर आई हुई है, मतलब जो रेफरेंसेस हैं, ठीक है। कहीं पे आफ्टर वो कहते हैं कि आफ्टर 5 डेज, कहीं पे वो कहते हैं कि विद इन 3 to 5 डेज। तो आपको दोनों का सिचुएशन का पता हो, लेकिन आपको पता हो कि आप दोनों ने डिफरेंशिएट कैसे करना है। मैंने आपको क्या कहा कि कहीं पे भी आपको फ्रैक्चर्स का जिक्र हो तो वो आपको पता होना चाहिए एसोसिएटेड, और फ्रैक्चर्स भी कौन से होने चाहिए, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स, मतलब जैसे फीमर कहते हैं, फीमर का फ्रैक्चर है, मैम ठीक है, टिबिया का फ्रैक्चर है, ठीक है, और हमारे हाँ जी हिप बोन का फ्रैक्चर है। जी जी बोलें। मैम अगर वो हमें ये कहते हैं कि कितना टाइम लगता है फैट एम्बोलिज्म डेवलप होने में आफ्टर सम काइंड ऑफ फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स, देन हम्म वो अगर ऑर्स की बात कर देना तो मतलब सडन डेथ में तो ये सडन है ना कि विद इन मिनट्स उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अगर ऑर्स के डिफरेंशिएट कहीं कहीं पे ऑर्स का भी आ जाता है तो वो 12 to 24 आवर्स ना रेंज मैटर करती है कि मतलब कब आएगा, ठीक है। ऑर्स का भी कभी एमसीक्यूज आता है, लेकिन ये ना ये जो प्रोटोकॉल दिया हुआ है ना 12 to 24 आवर वाला, ये बकवास दिया हुआ है। लेकिन सीपीएसपी फिर भी कहती है कि मेरी सुनो, मैं 12 आवर का कहूंगा, मैं कभी 24 आवर का कहूंगा, तो आपको इस रेंज का भी पता हो। ये आप पूछना चाह रही हैं मुझसे मैम कि फैट कब डिवेलप एम्बोलिज्म होगा। डेवलप विद इन विद जी इन जी 12 आवर्स आफ्टर फ्रैक्चर। आफ्टर, हाँ जी 12 आवर्स के बाद ना, ये सीपीएसपी कहता है, मैं नहीं कहती, ठीक है, मेरा ना नाम लेना। मैं ना रेफरेंस के साथ आपको अपना बता रही हूँ, वो आपको पता होना चाहिए रेफरेंस के साथ थ्री ओके टू मैम। फाइव डेज का, ठीक है। जो जी टॉप की ओके ओके रेफरेंसेस हैं, जो डब्ल्यूएचओ की रेफरेंसेस हैं, वो हैं 3 to 5 डेज हैं, जब मतलब डिवेलप होके डेथ तक जा रहा है, ठीक है, बंदा डिवेलप हो रहा है 12 to 24 आवर्स के अंदर, ये सीपीएसपी का फेवरेट फिर आ जाता है, कभी 12 दे देता है, कभी 24 दे देता है, ठीक है। और बेसिकली वो कहता यही है कि आफ्टर 12 आवर्स ये डिवेलप हो रहा है, इसके सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, मतलब पेशेंट कहेगा यार मेरे टांग में दर्द हो रहा है, फ्रैक्चर हुआ है मेरी टांग में, अब बहुत दर्द हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बेसिकली वहाँ की ब्लड वो ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो रही है, मतलब ब्लड वहाँ पे सर्कुलेट ही नहीं कर पा रहा, वहाँ पे जाके कोई एम्बोलस जाके स्ट्रक हो गया है, ठीक है।
तो ये इसका बेसिकली एसोसिएशन है लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स के साथ। कोई कहता है कि इसका साथ लाइपोसक्शन भी अगर हुई हुई हो, लाइक जो बहुत मोटे लोग होते हैं, ठीक है, अंबानी का बेटा देख लो, ठीक है, उसकी लाइपोसक्शन भी नहीं हो सकती, उसकी और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि वो ऑटो इम्यून है, ठीक है, इतना पैसा होने के बाद भी वो बेचारा लाइपोसक्शन नहीं करवा पा रहा, ठीक है। लेकिन लाइपोसक्शन के होने के बाद भी फैट एम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। एक्सीडेंट का कह देंगे, एक्सीडेंट हुआ था, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हुआ है या किसी किस्म का फ्रैक्चर हुआ है, फीमर का फ्रैक्चर कह देते हैं, लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर कह देते हैं, पेल्विक फ्रैक्चर या आइलिक फ्रैक्चर। मतलब आपको लॉन्ग बोन्स का सबका पता होना चाहिए कि कौन सी लॉन्ग बोन है हमारी, ठीक है। तो जो भी लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर वो कहेंगे ना, तो वो हमने इसको कहना है कि ये हमारे पास फैट एम्बोलिज्म का केस आ गया है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको टिपिकल एम्बोलिज्म के फीचर्स का पता होना चाहिए। हाइपोक्सीमिया हो जाए, एम्बोलिज्म का मतलब ये क्या है, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा अगर फ्रैक्चर है, तो वहां पे बेसिकली कोई एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। फैट एम्बोलिज्म है ना, फैट एम्बोलिज्म और पल्मोनरी एम्बोलिज्म बेसिकली मतलब ट्रैवल ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ जाते हैं, ठीक है, कोई रैश अपीयर भी हो सकता है, कोई हाइपोक्सीमिया तो वैसे ही होगा, ठीक है। तो ये फैट एम्बोलिज्म के साथ इसके साथ एसोसिएशन आ जाती हैं। फिर आता है हमारे पास एयर एम्बोलिज्म, जो हम हमेशा पढ़ते आए हैं। जैसे डीप सी डाइवर्स का हमने पढ़ा था, जैसे डीकम्प्रेशन सिकनेस है, उसके अंदर फैट एम्बोलिज्म आता है, ठीक है, वो सॉरी एयर एम्बोलिज्म आता है, डीकम्प्रेशन सिकनेस। किसी को याद है डीकम्प्रेशन सिकनेस क्या होती है? मैम जब डीप सी डाइवर्स होते हैं, जब वो डीप सी के अंदर डाइव करते हैं जाके, और जब वो सरफेस के ऊपर वापस आते हैं, मतलब वो ज्यादा, वो कहते हैं कि यार हमारा सांस रोकने की कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा आप आज तक के रिकॉर्ड में 8 to 10 मिनट्स तक आप अंदर रह सके हो, ठीक है, मिनट्स आपको कह रही हूँ, ठीक है। ये वो हैं जो कि टॉप के स्विमर्स हैं। अगर वो कहे ना विद इन ये 60 सेकेंड्स, ठीक है, वैसे ये डिकम्प्रेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वाटर का इतना लेवल डीप डाउन होता है, ठीक है, वहां पे इतना ऑक्सीजन की कमी आ जाती है कि आप अगर ऑक्सीजन का टैंक लेके भी गए हो ना, फिर भी आपको ना वो एक दबाव फील होता है अंदर, ठीक है। वहां पे लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन का निकलना मतलब स्टार्ट हो जाता है, वो डिकम्प्रेस होता है। ऊपर आते आते जो नाइट्रस बबल्स होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड के बबल्स, वो बबल आउट होना शुरू हो जाते हैं बॉडी से, ठीक है। वो उसको कहते हैं हम क्या, डिकम्प्रेशन सिकनेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एम्बोलिज्म पेनिट्रेटिंग इंजरी को कोई वर्ड आ जाए कि कोई पेनिट्रेशन इंजरी हुई है, ठीक है, पेनिट्रेटिंग कोई इंजरी हुई है चेस्ट को, ठीक है, या कोई अबॉर्शन हुआ है, ठीक है, या कोई हमारे पास क्या हुआ है, सी के साथ रिलेशन आ जाता है कि उसने डीप सी डाइविंग की है, ठीक है, डीप सी डाइविंग की है। तो ये सीन आता है हमारे पास एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म का आज तक कोई एमसीक्यूज नहीं आया, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। मैम अमाउंट ऑफ एयर डिकम्प्रेशन का पूछते हैं अमाउंट ऑफ कितना ग्रेटर देन 100 क्या, ml अमाउंट ऑफ एयर कितनी चाहिए ओ उसके सीसी, लिए एयर सॉरी, एम्बोलिज्म। हाँ, इसका ये आ जाता है 100 सीसी ऑक्सीजन, इसका आ जाता है, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। एक एमसीक्यूज इसका आया हुआ है, और एक ये भी आया हुआ है कि एयर एम्बोलिज्म को आपने कैसे मेजर करना है, वो है कैप्नोग्राम से, ठीक है, कैप्नोग्राम, कैप्नोमीटर, ठीक है, इससे हम पीसीओ2 को मेजर करते हैं और एयर एम्बोलिज्म को मेजर करते हैं। कैप्नोग्राम दो चीजों को मेजर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, एक पीसीओ2 को मेजर करता है, एक एयर एम्बोलिज्म को मेजर करता है, और इसकी एयर की क्वांटिटी कितनी है, 100 सीसी है, ठीक है। और मैम ये सी क्लियर है। की लाइन के साथ भी आता है कभी के
सीवीपी लाइन डालते हुए एयर एम्बोलिज्म हो जाता है। सीवीपी लाइन में एयर एम्बोलिज्म हो जाता है, लेकिन उसका ना बहुत कम चांस है, वो एट्रोजेनिक कॉजेज में इन्वॉल्व होती हैं सीवीपी लाइन के साथ। मतलब वो तो फिर उसमें टेंशन निमोथोरक्स ज्यादा होने के चांसेस हैं, वो उसके साथ आता है सीवीपी लाइन डाले तो। इडियोपैथिक अगर एट्रोजेनिक अगर कॉजेज देखे सेकेंडरी होती हैं। हाँ हाँ, क्योंकि ये इसके साथ ना एट्रोजेनिक कॉजेज में आ जाते हैं एयर एम्बोलिज्म। तो आपको मेन कॉजेज आपको पता होने चाहिए, पेनिट्रेशन इंजरी है, अबॉर्शन की वजह से हो सकता है। देन आपके, क्योंकि वो लंग्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा दे रहा होता है एयर एम्बोलिज्म की, ऑक्सीजन फिर किसके साथ है, डीप सी डाइवर्स के साथ, एयर के साथ इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। ठीक है, और एयर का काउंट आपको इसके अंदर पता होना चाहिए, इसका मेजरिंग मीटर पता होना चाहिए कि किससे मेजर हो रहा होता है। और उससे दूसरी चीज क्या मेजर होती है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केप्नोग्राम मेजर कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बस एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का एक सीधा सीधा सिनेरियो आता है, और ये हर दफा पेपर में आता है। मतलब एक एमसीक्यूज आपको डिट्टो पता है कि आपका ये आना ही आना है, वो है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, क्योंकि ये सीपीएससी का ना मोस्ट फेवरेट एमसीक्यूज है। इसका एमसीक्यूज बन के क्या आता है कि एक कोई ना लेबरिंग पेशेंट है, लाइक मतलब टर्म वाली कोई पेशेंट होगी। टर्म का मतलब है कि मतलब उसका बच्चा बस आने लगा है, वो ऑन द वे ऑफ डिलीवरी है। ठीक है, वो आने लगी है, लेबर रूम में एंटर हो रही है, आ गई है। ठीक है, आते ही वो मर गई, मतलब डेड। ठीक है, टर्म वाली पेशेंट है। ठीक है, वो उसका या तो एक्सीडेंट हुआ है, या वो लेबर रूम में आई है, आते ही वो मर गई। ठीक है, तो ये क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ठीक है, अब ये हमारे पास लेबर और पोस्टमार्टम याद रखना है वर्ड, कोई लेबर पेशेंट का वर्ड हो, पोस्टमार्टम हो, बेसिकली ये सब लेबर याद रखने के लिए अपने एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, लेबर और पोस्टमार्टम। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास यूटेराइन ट्रॉमा, यूटेराइन ट्रॉमा के साथ भी आता है हमारे साथ, उसको भी ये हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, ये 3 वर्ड्स, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लेबरिंग है, क्योंकि आता ही लेबरिंग के साथ है हमारे पास एमसीक्यूज, लेबरिंग के साथ ही मर गई है। ठीक है, मरती क्यों है, क्योंकि वो डी ली जाती है। ठीक है, डीआईसी में मरने की कॉज यही है। ठीक है, ये हमारे पास हाई मोर्टेलिटी रेट एम्बोलिज्म है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत मौतें हुई हैं। हम हमारे पास आई है पेशेंट, आते ही अचानक से उसकी डेथ हुई है। क्यों हुई है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म और है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैम एक तो ये एमसीक्यू की डीआईसी वाला डीआईसी पॉइंट वो क्या कहते था? हैं कि एमनियोटिक क्या हुआ, डीआईसी में चली जाती है ना, शॉक की स्टेट में चली जाती है। वो मैम वो आपने पॉइंट क्या बताया कि डिसेमिनेटेड डीआईसी इंटर, लीडिंग कॉज है कि क्या आपने कुछ कहा? मतलब ये ना वो कहते हैं ना, मौत क्यों हुई एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के पेशेंट की, उसकी वजह क्या थी, कॉज क्या थी, क्योंकि वो डीआईसी में चली गई है। कॉज इज ठीक डीआईसी, ठीक है। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाती है, कोगुलेशन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेबरिंग सबसे ज्यादा मिलेगी, लेबर वाला ये एमसीक्यूज मिलेगा, और ये एमसीक्यूज हर दफा आया है। ठीक है, लेबर पे अगर, अच्छा सपोज मैंने आपको एक वर्ड याद करवाया है, टर्म वाली पेशेंट हो। ठीक है, टर्म टर्म से रिलेटेड क्या है कि 40 वीक्स, मतलब 35 से ऑनवर्ड ना हम ना इसको टर्म में काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन डब्ल्यू एच ओ कहता है 42 वीक्स तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 35 to 40 वीक्स, ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है 42 वीक्स वाला, कि डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग आप प्रेगनेंसी कब तक डिले कर सकते हो, 42 वीक्स तक डिले कर सकते हो, मतलब एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन आपको टर्म का ना लेबरिंग के साथ ये पता होना चाहिए 35 से 40 वीक का कहीं पे भी जिक्र होगा वीक्स, ठीक है, और वो आते ही लेबर रूम में मर गई है या ऑन द वे मर गई है, ऑन द वे टू रीचिंग द हॉस्पिटल मर गई है बंदी, तो वो क्या है, सीधा सीधा एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। अगर वहां पे कह दें 27 वीक है, तब क्या होगा? एनीवन? मैम साथ में कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ आते हुए? नो। मैम प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक हाइपरकॉग्निबल स्टेट है, तो सिम्टम्स अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के हैं तो वो भी हो सकता है। नहीं, आप ना इसी चीज को लेके चले जाओ कहाँ पे, जो मेरा सबसे गंदा सब्जेक्ट था, सॉरी मुझे नाम भी भूल जाते हैं, फोरेंसिक्स में, फोरेंसिक्स मेडिसिन की टर्म्स में कोई नाम याद करो। Fortuitous death. एग्जैक्टली, fortuitous डेथ, ठीक है। अगर वो कहें, मतलब मैंने आपको टर्म का वर्ड, ये एमसीक्यूज आया हुआ है fortuitous डेथ का, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये नहीं कहना कि ये पेशेंट आई है 27 वीक प्रेग्नेंट, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो मर गई है, वो क्या है, आपने एमनियोटिक फ्लूइड पे जंप नहीं करना, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म पे जंप नहीं करना, आपने कहना है ये fortuitous डेथ है, मतलब अनइवेंटफुल डेथ है, हम, ठीक है, ये मरने लगी है, इसकी मेरा कॉज भी नहीं थी क्योंकि ये क्वेश्चन मरने वाली कर थी दें? नहीं, एक्सीडेंट से मरी है बेचारी, ठीक है, एक्सीडेंट से मरी है, तो ये fortuitous डेथ आ जाती है, ठीक है। ये दो एमसीक्यूज को कभी कंफ्यूज नहीं करना, ये एमसीक्यूज भी बार बार आया है, ये एमसीक्यूज भी आया है। जो एमसीक्यूज कंफ्यूजिंग होते हैं ना, या तो वो ये उठा के दे देते हैं या तो ये उठा के दे देते हैं, क्योंकि उनको मजा आता है हमें तंग करने में। क्या समझ आई है? कौन एक्सप्लेन करेगा सारे एम्बोलिज्म मुझे, जल्दी जल्दी बताएं। आर्टीरियल एम्बोलिज्म भी होता है बेसिकली, वो हार्ट के चैम्बर्स के साथ, मेजर क्वेश्चन रिपीट आर्टरीज के कर साथ दूं? इन्वॉल्व होता है, वहां पे जाके ना आर्टीरियल एम्बोला जाके ना वहां पे एडहियर कर जाता है, ठीक है, किसी भी आर्टरी के साथ, और उनको ना ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिसके अंदर कैरोटिड आर्टरी मेन होती है, उसको आर्टीरियल एम्बोलाई कह रहे होते हैं, ठीक है। ये वो इम्पोर्टेंट भी तो नहीं होता है, है ना। पल्मोनरी एम्बोलिज्म सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर आता है फैट एम्बोलिज्म, ठीक है। तो अब मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, एस्टमा भी कराना है मैंने। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आता है फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म के अंदर अभी हमने मुझे बेसिक आपकी आवाज नहीं आ रही। अब बेहतर है। ओके, सो फैट एम्बोलिज्म में हमने देखना है कि स्टेटमेंट के अंदर हमने कोई फ्रैक्चर तो नहीं है किसी लॉन्ग बोन किसी का को आवाज आ फ्रैक्चर। रही है या मुझे नहीं आ रही हबीब की आवाज? गाइस, हेलो, सही आवाज आ रही है, क्लियर है उसकी। शायद मेरी तरफ से कोई मसला आ रहा है फिर। ओके, कंटिन्यू करें हबीब। ओके, सो वी हैव टू लुक फॉर द फ्रैक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन, ठीक है, ठीक है। एंड डेवलप करेगा विद इन 12 आवर्स, एंड जो सीपीएसपी कहती है कि जो डेथ होनी है वो 3 to 5 डेज में है। इसको जो हम डिफरेंशिएट करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म से, वो डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू पे ही करेंगे कि पीई के अंदर डेथ सडन है, जबकि इसके अंदर हमारे पास जो डेथ है वो देर से 3 to 5 डेज में है। नेक्स्ट ठीक हमारे है। पास जो है वो है एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म बेसिकली जो डीप सी डाइवर्स है उनके अंदर डिकम्प्रेशन सिकनेस की वजह से भी हो जाती है। बेसिकली ये है कि नाइट्रोजन जो है वो जब डीप सी में डाइव करते हैं तो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में हो जाती है, एंड व्हेन दे असेंड क्विकली तो फिर नाइट्रोजन कम्स आउट, एंड वो भी एयर एम्बोलिज्म वेसल्स में करवा देती है। अब जो अमाउंट है एयर एम्बोलिज्म की वो 100 सीसी है, ठीक है, एंड एयर एम्बोलिज्म हम मेजर कर सकते हैं विद कैप्नोग्राम। कैप्नोग्राम के साथ हम PCO2 भी मेजर कर सकते हैं।
मैम बेसिकली ये PCO2 एन टाइटल CO2 है। हम्म ओके, एंड साथ में एबॉर्शन में भी एयर एम्बुलिज्म का रोल है। PCO2 नहीं, PCO2 मैं कैप्नोग्राम का मैंने आपको बताया, वो दो चीजों को मेजर करता है, वो NO2 को नहीं, PCO2 को मेजर कर रहा है। PCO2 को भी मेजर करता है वो, उसके नहीं लिए नहीं भी मैम, हम जब कहते हैं एन टाइटल CO2 है, EtCO2। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बुलिज्म। ठीक है, है। हाँ, इसके अंदर PCO2 हमारे से पास पहले क्या बताया आपने? कैप्नोग्राम नहीं एन यार, टाइटल दो CO2 की चीजें बात मेजर करें, दो चीजें मेजर करते हैं ना, तो एक कैप्नोग्राम चीज और क्या थी? पल्मोनरी एयर एम्बुलिज्म। एयर ओके। एम्बोलिज्म। ओके, लास्ट हमारे पास आता है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बुलिज्म। इसके अंदर हमारे पास जो पेशेंट आएगा, एक टर्म की पेशेंट होगी, ठीक है, एंड सिनेरियो कुछ इस तरह से होगा कि पेशेंट टर्म में है, डिलीवरी होने वाली है, एंड शी इज ऑन द वे या शी वाज ऑन द वे एंड उसकी डेथ हो गई। व्हाट कुड बी द कॉज? सो कॉज उसकी हमारे पास है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बुलिज्म। अब एमनियोटिक फ्लूइड एम्बुलिज्म क्यों है? क्योंकि जो कोagulation कैस्केड है वो एक्टिवेट हो सकता है इससे, और पेशेंट DIC में जा सकती है। इसके अलावा हमने ना जो वीक्स दिए होंगे उसके ऊपर ध्यान रखना है। अगर फॉर एग्जांपल 27 के ऊपर आ जाती है कि 27-year-old प्रेग्नेंट फीमेल है एंड व्हाइल ऑन द वे टू हॉस्पिटल या कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, व्हाट कुड बी द कॉज? तो वहां पे हमने फोर्टिशियस डेथ करना है, व्हिच मींस के एग्जैक्टली। एंड जो WHO कहता है कि हाँ, प्रेगनेंसी हम कितने टाइम तक डिले कर सकते हैं, कितने वीक्स तक, तो वो 42 वीक्स है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक एक पॉइंट मुझे बताया करो, गुड जॉब। इसी तरह ना याद होती हैं चीजें। अच्छा, अब हम आते हैं, इन अबॉर्शन विल इट बी एयर एम्बुलिज्म। देखो ना, अबॉर्शन कितने हैं, ठीक है। एक होता है मिसकैरेज, ठीक है। मिसकैरेज ये बिफोर 20 वीक्स हम कह रहे होते हैं, ठीक है। और जो अबॉर्शन है ये ग्रेटर देन 20 वीक्स टू 28 वीक्स, ठीक है। ये हम अबॉर्ट कह रहे होते हैं, ठीक है। अबॉर्शन के लिए ये वीक्स चाहिए, मिसकैरेज के लिए ये चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास उसी कैटेगरी में आएगा कि ये एयर एम्बोलिज्म में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम एमनियोटिक फ्लूइड को हम वीक्स में काउंट कर रहे होते हैं, वो टर्म की सूरत में काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। टर्म की स्टेट में आएगा उसके अंदर उसकी फिर हम ना सिर्फ वीक्स नहीं देखेंगे, फिर हम उसके डिफरेंट उसके पॉइंट्स भी वो साथ देंगे। क्योंकि कभी भी एयर एम्बोलिज्म का, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ना अकेले ये नहीं दे देते कि इसको ये हुआ है, इसको ये मतलब दूसरी सिचुएशन हुई है, ठीक है। उसके साथ वो फर्दर इसके साथ वो फर्दर वो भी बता रहे होते हैं कि हाँ, हम फर्दर इसके साथ और क्या क्या करवाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे अगर एयर एम्बोलिज्म है, वो आप कोई नाइट्रोजन बबल्स का कह देंगे, ठीक है। कि वो मतलब पेशेंट ने जाके स्विमिंग की है, ठीक है, और जाके वापस आई है, तब वो 27 वीक्स के ऊपर थी और स्विम करके वापस निकली है, कोई उसको इस तरह का ना सिनेरियो उठा के देंगे। या वो एयर एम्बोलिज्म की तरफ ले जाएंगे, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ वो ये कहेंगे कि इस पेशेंट का ना CT के ऊपर हमने एंजियोग्राफी मतलब चेस्ट वगैरह किया है, उसके ऊपर हमें मतलब एंजियोग्राफी का को कह देंगे। हम एंजियोग्राफी किसके साथ हम किसकी करवा रहे होते हैं, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की करवा रहे होते हैं, बाकी तो हम किसी की नहीं करवाते एंजियोग्राफी इन एम्बोलिज्म इन एम्बोलिज्म्स के केस के अंदर, ठीक है। तो कोई ना कोई वर्ड आपको जरूर देंगे, मतलब वो आपको ना वर्ड्स पिक करने हैं अपने MCQ पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको पिकिंग पॉइंट इसका ये बताया, फैट एम्बोलिज्म और सॉरी फॉर्चीज डेथ का, और साथ में हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का, ठीक है। आपने वीक्स को पकड़ना है कि वीक है और जाते ही मर गई है, ठीक है। अब जो एयर एम्बोलिज्म है उसका डायरेक्ट मरने वाला सीन नहीं होगा, ठीक है। ये वो जाते ही मर नहीं जाएगी, इनकी तो सडन डेथ्स भी आ रही है ना, कि जाते ही मर गई हैं। ये लेबर रूम में जाके पहुंचते ही मर गई है, ठीक है। ये ऑन द वे मर गई है, ठीक है। लेकिन इसका मसला ये था कि इसका एक्सीडेंट हुआ है,
लेकिन इसका मसला ये नहीं था कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, ये तो मतलब सही सलामत पहुंची है, ऑन द वे टू लेबरिंग है और जाते ही मर गई है। ठीक है, इसका कोई एक्सीडेंट का वर्ड नहीं यूज किया गया, इसके लिए एक्सीडेंट का वर्ड यूज किया जाएगा, इसके लिए एक्सीडेंट का वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। मतलब वो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपको लाजमी दे देंगे जो आपको अपने आंसर की तरफ ले जाएगी, मतलब वो वर्ड्स फिर आपने पकड़ने हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अबॉर्शन में या एयर है या पल्मनरी है, मतलब कुछ भी हो सकता है, या मिसकैरेज का वो कह दे, ये मतलब अगर वो कहेंगे भी सही ना, तो आपको वो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बता देंगे, या तो पल्मनरी की तरफ जाएगी या एयर की तरफ जाएगी, या कोई फ्रैक्चर उठा के दे देंगे। ठीक है, फ्रैक्चर भी हुआ था उस पेशेंट को, तो फैट एम्बोलिज्म की तरफ फेंक देंगे आपको। ये आपको चीजें पकड़नी है, बेसिकली आपको मैं सिखा ही इसलिए रही हूँ कि आपको अंदर से चीजें एक्सट्रैक्ट करना आनी चाहिए, आपको समझ आए कि आपने वहां पे बैठ के करना क्या है। ठीक है, आंसर आपने पिक कैसे करना है, उठाना कैसे है। समझ आइए ये बात? क्लियर है? बोल के बता दो गाइस। जी मैम। चलो, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी विजिबल मैम है? आ रही है। जी मैम आ रही है। ओके। ओके, अब हम चलते हैं एस्थमा पे। अब एस्थमा ना बहुत ब्रॉड 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 हमारे पास एक ना कैटेगरी में आता है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे एस्थमा को नोट करते हैं। अब कोई ना कोई, अब कोई माने ना मतलब जैसे लाहौर शहर में रह के ना हर कोई एस्थमेटिक बन ही गया है, तो एस्थमा हमारे बहुत कॉमन यूज में है, तो इसका एमसीक्यूज भी उनको बड़ा फेवरेट, मतलब जो आजकल कॉमन डिजीजेज होती है ना उसको तो लाजमी हाईलाइट वो कर रहे होते हैं, सीपीएसपी वाले या कोई भी एग्जाम्स वाले। ठीक है, तो इसके अंदर से भी एमसीक्यूज आने के बहुत चांसेस होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एस्थमा इफेक्ट कितनी परसेंट पॉपुलेशन को करता है, वो 5 to 8% पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा गाइस, एक बात और भी है कि इन केस ना मिस हो गया हो, ठीक है, और कोई अगर रिकॉर्डिंग मांग रहा हो, अगर उसके, बिकॉज यहाँ पे मैं ना रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, मेरे ना मोबाइल का इशू है, तो अगर कोई ना साथ साथ नोट्स बनाता जा रहा है ना, तो वो काइंडली ग्रुप में शेयर कर दिया करे वही नोट्स। ठीक है, ताकि उस बच्चे का भी मतलब ये ना हो कि लॉस हो रहा हो। तो किसी की अगर कोई लेक्चर मिस हो रहे हैं ना, तो काइंडली जो भी अपने नोट्स बना रहे हैं वो अपने शेयर कर दिया करो, मतलब शेयर करोगे इससे अगले का भला होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। शेयर किया करो अपनी चीजें। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अफेक्ट कर रहा है ये हमारे पास 5 to 8% पॉपुलेशन को। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, एस्थमा एस्थमा का बेसिक आपको ना पता होना चाहिए, एस्थमा हो कैसे रहा है। कोई भी हमारे पास ना मतलब एलर्जेंस आया है, ठीक है, एलर्जन अटैक करता है हमारे पास कि कोई भी एलर्जन रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है, एलर्जन रिसेप्टर के ऊपर अटैक किया है, इसने क्या किया है हमारे पास, एक्टिवेट कर देता है एंजाइम्स को, जो कि लाइक मतलब एलर्जन एंजाइम्स हैं, वो हिस्टामिन रिलीज करवा देते हैं। ठीक है, हिस्टामिन रिलीज करवाएंगे, उसके फर्दर बाद कोई या तो आईजीई मैकेनिज्म के थ्रू आगे मूव करेगा। ठीक है, वो क्या रिलीज करवाएगा, ईओसिनोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, ठीक है, ईओसिनो मोनोसाइट्स वगैरह रिलीज करवाएगा। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को रिलीज करवाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली ये एलर्जेंस के अटैक की वजह से होता है, एलर्जन कुछ भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, वो स्पेसिफाइड नहीं किया गया एस्थमा के लिए, क्योंकि कोई भी एलर्जी कॉज हो सकती है, क्योंकि मैस्ट सेल, बेजोफिल्स, ठीक है, इन सब ने एक्टिवेट करना है इन सब के एलर्जन केसेस के इन्फ्लेमेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है कि बेसोफिल और जो मैस्ट सेल है ये क्या करवा देते हैं, बेसिकली डीग्रेनुलेशन हो जाती है सेल्स की। ठीक है, ग्रेनुलेशन ऑफ सेल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहीं
इन्फ्लेमेटरी जो प्रोसेस होता है वो होता है मीडिएटर, जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करवाना शुरू हो जाता है लंग्स के अंदर। ठीक है, म्यूकस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये क्या है, देखो, एक तो रिकरेंट आपको एपिसोड्स मिलेंगे इसके अंदर, अस्थमा के अंदर। ये नहीं है कि आपको एक दफा अस्थमा हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा, ये इसका मतलब जिंदगी भर चला जाता है। जैसे शुगर बीपी का सीन होता है ना, उसी तरह इसी अस्थमा वालों का भी सीन होता है, उनको भी पूरी जिंदगी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। ठीक है, रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं ऑफ डिस्निया। कोई भी उनको बस एक्टिवेटर चाहिए, एलर्जी रिएक्शन चाहिए, कोई चीज से उनको एलर्जी है ना, वो चाहिए, बस वो आगे शुरू हो जाते हैं रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ द डिस्निया कफ एंड वीज। ठीक है, और ये कैसे होते हैं कि रिवर्सिबल, नॉट इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम कह तो देते हैं कि ये रिवर्सिबल एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन पूरी जिंदगी इसको ट्रीट कर रहे होते हैं हम। दूसरी अगर सोच में देखें, हम रिवर्सिबल क्यों कहते हैं? रिवर्सिबल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम मेडिकेशंस दे रहे हैं, ठीक है, और वो उस वक्त के लिए ठीक हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। फिर कोई एलर्जन अटैक करता है, फिर से वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब है तो रिवर्सिबल, लेकिन इसके साथ कॉन्टिन्यूअस इसकी मेडिकेशन चलेगी। ये मेडिकेशन नहीं होगा तो उसकी ना नैरोइंग हो जाती है, एयरवेज की नैरोइंग हो जाती है। वो नैरोइंग के भी वो अक्सर पूछते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, या तो हमारे पास नैरोइंग का मैकेनिज्म, एक मिनट, नैरोइंग के मैकेनिज्म वो पूछ लेते हैं। उसके वो कहते हैं कि एयरवेज की नैरोइंग की मैकेनिज्म क्या है, क्या किस मैकेनिज्म के थ्रू ये नैरोइंग हो रही है, एयरवेज नैरोइंग। ठीक है, एक होता है हमारे पास ब्रोंकियल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन या म्यूकोजल स्वेलिंग। ठीक है, या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ जाते हैं। मीडिएटर्स अटैक करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास म्यूकस रिलीज होती है। ठीक है, डिग्रेनुलेट जब कर जाते हैं मैस्ट सेल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ जाते हैं। इन तीन प्रोसेसेस के थ्रू नैरोइंग हो रही होती है हमारी एयरवेज की। ठीक है, अब सिम्टम्स में आपको मैंने बताया, अब सिम्टम्स तो आपको वैसे भी पता होने चाहिए। डिस्निया होता है, ठीक है, और वो भी इंटरमिटेंट होता है, ये नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, डिस्निया होगा, वीज वही, कॉफ, स्पूटम। ठीक है, क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन हो रही होती है। इसके वो कहते हैं एलर्जन रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं। कोल्ड एयर से हो सकती है, एक्सरसाइज से हो जाती है। ठीक है, एक्सरसाइज कर रहा होता है, अचानक उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और उसको सांस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इमोशनल भी ये होता है, इमोशनल के साथ भी ये कनेक्टेड है। अब इसका कोई ना लॉजिक आज तक वैसे एक्सप्लेन में नहीं आया, बट मतलब साइकेट्री वाले कहते हैं कि कोई भी मतलब साइकेट्रिक इलनेस हो, अगर वो ज्यादा बंदा डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाए तो उसका ना अचानक से उसे अस्थमा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एलर्जेंस में हमारे पास क्या क्या आते हैं, वो कहें कि हाउस डस्ट है, ठीक है, पोलन है, कोई माइट है, या फर है। ठीक है, ये फर्दर आगे वो करती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से अस्थमा हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, पैसिव स्मोकिंग। ठीक है, ये स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग सारी चीजें, पॉल्यूशंस। अच्छा, कुछ पेशेंट्स को ना रिएक्शंस भी हो जाते हैं, रिएक्शन की वजह से भी अस्थमा स्टार्ट हो जाता है। वो कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से इनको मतलब वो होती है? एक तो बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, इसके रिएक्शंस के तौर पे ना लोगों को अस्थमा आज तक ना हमने देखा है, ठीक है, होते हुए। एक एनसेड्स है,
ठीक है, तो ये मैम कुछ ये बीटा चीजें हैं ब्लॉकर्स आपको। जी बीटा ब्लॉकर से जो अस्थमा होता है ये फिर लाइफ लॉन्ग है या फिर सिर्फ जब तक इफेक्ट है बीटा ब्लॉकर का? आप तो मुझे आवाज नहीं आ रही हबीब आपकी, पता नहीं क्यों नहीं आ रही आज। मैं पूछ रहा हूँ बीटा ब्लॉक कि जो जी बीटा जी ब्लॉकर्स से जो अस्थमा होता है दिस इज हम्म फॉर लाइफ या फिर जब नो तक नो बीटा नॉट फॉर लाइफ, नॉट फॉर लाइफ। ठीक है, ओके ये उस वक्त एस्थमेटिक आपको एपिसोड्स आते हैं, वो हमने इसके रिएक्शंस के तौर पे देखे हैं। कुछ लोग जैसे ना, अब जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के पेशेंट होते हैं, सीवीएस के, ठीक है, उनको हम ना बीटा ब्लॉकर्स फॉर लाइफ दे देते हैं, क्योंकि वो ना बीटा ब्लॉकर्स के साथ बगैर चल नहीं सकते। और वो बीटा ब्लॉकर फॉर लाइफ लेते रहेंगे ना, तो उनको अस्थमा के एपिसोड भी होते रहेंगे। ठीक है, अब जिनकी एंजियोग्राफी होती है, ठीक है, एंजियोग्राफी होती है चेस्ट की, ठीक है, जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उनको बीटा ब्लॉकर्स लाजमी लगाए जाते हैं, लोप्रिन लाजमी लगाई जाती है, ठीक है, ताकि उनको ना मतलब उनकी स्टेबिलिटी रहे हार्ट की। तो अगर वो बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं तो उनके हर ड्रग के साइड इफेक्ट और मतलब एडवांटेजेस दोनों होते हैं। अब उसने हार्ट को प्रोटेक्ट तो करना है, ठीक है, साथ में वो एक डिसएडवांटेज लेके आ जाता है, अस्थमा, लंग के ऊपर इफेक्ट लेके आ जाएगा। ठीक है, तो उसको लाइफ लॉन्ग अब अस्थमा रहेगा, क्योंकि वो बीटा ब्लॉकर डेली कॉन्टिन्यूस बेस पे ले रहे हैं। क्लियर? जी अच्छा, अस्थमा को ना फिर क्वांटिफाई आपने करना, तो क्वांटिफाई आप कैसे करते हो? दो 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 सिचुएशन में करते हो। एक कहते हैं कि एक्सरसाइज करवाओ, ठीक है, एक कहते हैं उसको सुलाओ। एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है, एक स्लीप स्लीप का टेस्ट होता है, ठीक है। उसे कहते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम अपने आप की अपनी सांसों को आपने मॉनिटर करना है, और आपने हमें बताना है आपको किस तरह से आपका सांस मतलब कितनी रफ्तार में होते हैं। फिर हम ना उनकी पल्स चेक रेट वगैरह चेक करवा रहे होते हैं, पल्स रेट, टैकीकार्डिया चेक कर रहे होते हैं, उनका सांस की सेचुरेशन चेक कर रहे होते हैं, फिर उनको ऑक्सीमीटर कह देते हैं कि आपने अपने पास ऑक्सीमीटर लाजमी रखना है। ठीक है, जिनको सवेयर अस्थमा होता है उनके लिए ये वाले टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, फिर रात में क्वांटिफाई किया जाता है सोते हुए कि रात को आपको अस्थमा अटैक कब कब हुआ है, एपिसोड मतलब कितनी दफा हुआ है, वो क्वांटिफाई करना होता है। वो आपने ड्यूरेशन भी बतानी होती है, और आपने टाइमिंग भी रखनी होती है। उससे हम ना फिर इनको क्वांटिफाई करते हैं, क्वांटिफाई टेस्ट होता है ये। ठीक है, इससे आप ना क्वांटिफाई करते हैं कि पेशेंट को क्या क्या है। फिर हम पेशेंट के हम हिस्ट्री वगैरह भी पूछ लेते हैं कि फैमिली में तो नहीं थी आपके, कोई आपने घर में जानवर तो नहीं रखे हुए, आपको कोई फीवर तो नहीं हुआ, आपके घर में कोई कारपेट्स तो नहीं बिछे हुए, ठीक है, आपके फ्लोर कुशन्स आपके चेंज होते रहते हैं, कुशन के कवर्स, ठीक है, कोई सॉफ्ट फर्नीचर तो नहीं है जिसके ऊपर जानवर या पेट्स वगैरह बैठते हो, उनके फर्स वगैरह आपको लगते हो। ठीक है, ये सारी हिस्ट्री हम ले लिया करेंगे इनके। और कोई हम ना उसकी जॉब रिलेटेड भी पूछेंगे कि आप किसी पेंट स्प्रेयर या फूड प्रोसेसर्स की अंदर काम तो नहीं करते, या कोई आप एनिमल हैंडलर्स तो नहीं है, ठीक है, या आप वेल्डर्स तो नहीं है। ठीक है, ये सारी हिस्ट्री हमने लेनी होती है। ठीक है, और आपने वो दिन भी होता है कि अगर वो जॉब रिलेटेड ऑक्यूपेशन रिलेटेड है, लाइक अगर वो मंडे को जा रहा है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे उसका ना मतलब जॉब डेज हैं, ठीक है, वो उन्हीं जॉब डेज में ज्यादा मतलब उसको अस्थमा अटैक्स हो, मतलब वो फिर जॉब रिलेटेड ऑक्यूपेशन रिलेटेड अस्थमा होता है। ठीक है, तो मतलब वो अगर उसका ट्रिगर खत्म कर दे तो उसको अस्थमा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें भी हमने क्वांटिफाई करनी होती हैं साथ साथ हिस्ट्री में। फिर हमारे पास एक साइंस का बारी आ जाती है। साइंस में हम क्या क्या देखते हैं? ठीक है, अब साइंस में हमारे पास एक तो हमें ऑडिबल वीज सुनाई देती है, ठीक है, ठीक टिप्पणिया होता है। सॉरी गाइस, आज लेक्चर बड़ा हो गया है, बिकॉज कितने दिन है इसके लिए, रेस्पिरेटरी के लिए, तो मुझे बता सकते हैं? आज लास्ट डे तो नहीं है?
नहीं मैम अभी तो आँख रहता खोल है। के बता, कब तक है? मैम मुझे ना शेड्यूल याद नहीं है, लेकिन 3 डेज तक तो होता है ना, लेकिन अब इससे थोड़ा सा एक्सटेंड तो होगा। कल का दिन तो है। कल का दिन है। अच्छा, क्योंकि इसकी ना ट्रीटमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी रहती है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को ही करवानी है। ये बहुत बड़ा आज टॉपिक था, 2 टॉपिक्स, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेटेड हमारे पास चेस्ट एक्सरेज के ऊपर होते हैं, मतलब इन्फ्लेशन आपको वैसे भी दिखाई दे रही होती है, मतलब ऐसे छाती तान के खड़ा होता है, ठीक है। हमें लगता है कि बंदा अभी हमारे ऊपर चढ़ा चढ़ा आएगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं होती। उनके चेस्ट वैसे फूल जाता है गुब्बारे की तरह, ठीक है। हाइपर रेजोनेंट उसकी परकशन नोट्स होते हैं, हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट्स होते हैं। एयर की एंट्री कम होती है, ठीक है, वहां पे एयर जा नहीं रही होती, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मतलब वो वॉश आउट कर रहा होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन इतनी जल्दी उसके पास पहुंच नहीं रही होती, ठीक है, ऑक्सीजन जल्दी पहुंच नहीं रही होती, ये बहुत जल्दी वॉश आउट हो जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर एंट्री कम है, ठीक है। फिर हमारे पास अगर सवेयर सवेयर अटैक उसको बंदे को आया हो, तो वो एक ना हड़बड़ा रहा होता है, उसको उसको समझ नहीं आ रहा होता वो बोल क्या रहा है, मतलब वो कंप्लीट सेंटेंसेस inability to complete sentences, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक किसके लिए आता है? सवेयर अस्थमा के केस में आता है, ठीक है। ये इसका हो गया। फिर हमारे पास क्या है, इसकी ना ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट के लिए ना आप लोगों ने स्टेप वाइज याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज बिल्कुल स्टेप वाइज आते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने एमसीक्यूज में शुरू में, पहले आप लोगों को ना स्टेप 1 से बताती हूँ, फिर आपको एमसीक्यूज की इनकी रेशो समझाती हूँ कि एमसीक्यूज आते किस तरह से हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले हमने मतलब स्टार्ट तो इस तरह करना है कि आपने ना शॉर्ट एक्टिंग इनहेल बीटा एगोनिस्ट से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट हमने याद किया है, साबा साबा आईसीएस, साबा आईसीएस लाबा, मतलब मैं आप लोगों को सारा बताती जाती हूँ ना। इनके ना शॉर्ट निमोनिक्स याद रखने हैं आपने, ठीक है, वरना याद नहीं रहते कि साबा के बाद क्या आएगा, साबा आईसीएस के बाद क्या आएगा, साबा आईसीएस लाबा, साबा आईसीएस लाबा, फिर टियोट्रोपियम, फिर ओमेलिजुमैब आता है, फिर हम आखिर में ओरल प्रेडनिसोलोन देते हैं, ठीक है। तो साबा साबा ये याद करते जाना अब, ठीक है। अब साबा में हमारे पास क्या है कि ये रिलीफ करता है सिम्टम्स को, ठीक है, रिलीफ करवा देगा, और ये वंस डेली लेना होता है, ठीक है। या आप नाइट पे उसको कह दो, ठीक है ना, आप ये स्टार्ट कर दें। जब जब आपको, ये भी आपने उनको बताना है कि जब आपको अस्थमा का अटैक हो आपने तभी लेना है, मतलब ये एसओएस है, ठीक है। एसओएस में दे रहे होते हैं 1 टाइम, जब आपको जरूरत पड़े, ठीक है। तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट आपने इनहेलर की फॉर्म में लेना है। इनहेलर है, ये मैम आपने अभी तक इनहेल्ड है, ट्रीटमेंट ठीक में है, क्या क्या इनहेलर। बताया है? सिर्फ मैंने अभी स्टेप 1 बताया है ट्रीटमेंट में, हम ठीक है। रिपीट कर शॉर्ट दें। एक्टिंग बीटा 2, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट हम देते हैं, स्टार्ट करते हैं एसओएस में, ठीक है, इनहेलर की फॉर्म में। इनहेलर, नॉट टैबलेट, ठीक है। हम अस्थमा है ना, अस्थमा को बेसिकली हम इनहेलर से स्टार्ट करते हैं, इनहेल्ड फॉर्म में। तो एसओएस में देंगे, उसको हम साबा कह रहे होते हैं, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, साबा याद रखना है, तो क्योंकि छोटे छोटे हम जल्दी जल्दी याद अपने लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 में ये हो गया। स्टेप 2 क्या है हमारे पास, स्टेप ऐड कर देना है इसी के साथ, साबा, ठीक है, साबा प्लस हमारे पास क्या आ जाता है, इसी के साथ हमारे पास ये आईसीएस वगैरह स्टार्ट आ जाते हैं। मतलब आईसीएस क्या है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टीरॉइड,
ठीक है। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देते हैं, वो कौन सा देते हैं वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं, वो होता है बेक्लोमेथासोन। इनकी ना ड्रग डोजेस आपसे नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये देते क्या है। तो बेक्लोमेथासोन दे रहे होते हैं हम, ठीक है। या मोंटीलुकास भी कभी कभी साथ वो करते हैं, लेकिन अभी हमने बेक्लोमेथासोन याद रखना है इसके लिए कि इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, बेक्लोमेथासोन है। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेप। अब इसके साथ हमने क्या ऐड कर देना है, ये है साबा प्लस आईसीएस, ये सेकंड स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, ये निमोनिक्स याद रखते जाने हैं क्योंकि ना अस्थमा की ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेप 3 आता है। ठीक है, अब इसे ये ऐड करवाया था ना हमने, ऐड इनहेल, ठीक है, इनहेल। फिर अब साबा के साथ क्या है, साबा प्लस, अगर ये भी काम ना की इन केस, ठीक है, तब हमें क्या करना है, साबा प्लस आईसीएस प्लस लाबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट आपने ये याद रखना है कि कौन सा होता है, पहले इंपॉर्टेंट वो होता है साल मेट्रोल। ये लफ्ज याद रखने हैं, मैं आपको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से सारा बताऊंगी कि आपने किस तरह से लेना है। तो सॉल मेट्रोल, ठीक है, फिर हम देना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास थर्ड स्टेप क्या आ गया, साबा प्लस आईसीएस प्लस लाबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ठीक है, वो उसमें कौन सा है, सॉल मेट्रोल है। ये 3 स्टेप क्लियर हो गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4 में आप क्या करोगे, स्टेप 4 में आपने एक तो याद रखना है कि टियोट्रोपियम ऐड करना है साथ। इसी इसी ट्रीटमेंट के साथ क्या आप ऐड करोगे, टियोट्रोपियम। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, साबा प्लस आईसीएस प्लस लाबा प्लस टियोट्रोपियम। ठीक है, टियोट्रोपियम आप ऐड कर देंगे इसके साथ। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ स्टेप है। स्टेप 5 में आपके पास क्या है, अच्छा स्टेप 5 की ना डिफरेंट हमारे पास ना आ जाती हैं। यहाँ तक वैसे एमसीक्यूज पहुंचता नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। स्टेप 5 में ना 2 हमारे पास अब रेफरेंसेस हैं, लेकिन आपने जो रेफरेंस याद रखनी है ना, वो आपने ओरल प्रेडनिसोलोन की याद रखनी है। दूसरी भी आपको मैं बताती हूँ, प्रेडनिसोलोन। ठीक है, ओरल प्रेडनिसोलोन आप ना ऐड कर दोगे इस ऊपर वाली सारी ट्रीटमेंट के साथ। ठीक है, मतलब साबा प्लस आईसीएस प्लस लावा प्लस टियोट्रोपियम प्लस ओरल प्रेडनिसोलोन। ठीक है, ये ऐड कर दोगे। ठीक है, और फिर अगर ये भी ना, मतलब इससे भी आराम ना आ रहा हो ना, इसको किसी एस्थमेटिक क्लिनिशियन के पास भेज दो, जो एस्थमा में ज्यादा सबसे ज्यादा स्पेशलिस्ट है ना, उसके पास भेज दो। क्योंकि भाई हमने तो सारे स्टेप्स कर लिए हैं, ये तो हमसे ठीक हो नहीं रहा बंदा, अब आप देखो, आप जानो अपना काम। ठीक है, अब इसके अंदर जो दूसरा मतलब वो थी ना, इसकी मतलब लाइंस आई थी, मतलब स्टडी की गई थी। तो उसके अंदर वो कहा गया था कि स्टेप 5 पे हम ना पहले बायोलॉजिकल एजेंट्स देते हैं। एजेंट्स वो कौन सा होता है, ओमेलिजुमैब। ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट है, वो देते हैं। फिर हम बाद में प्रेडनिसोलोन देते हैं। एक फिर इसकी नई जो आई है, यहाँ स्टेप 5 तक आपको वैसे याद होनी चाहिए, क्योंकि ये मेन जो गाइडलाइंस आई है ना जी टॉप की, उसके अकॉर्डिंगली यही स्टेप फॉलो है। और हमारी जो सीपीएसपी भी है ना, वो भी इसी गाइडलाइन को फॉलो करती है। डबल ए भी इसी गाइडलाइन के फॉलो अप पे सारे एमसीक्यूज आपको देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको क्या होना, अगर ये सब ओरल प्रेडनिसोलोन से भी काम मतलब ना हुआ, तब हम आईवी मैग्नीशियम सल्फेट लगा देते हैं पेशेंट को। ठीक है, वो भी ना हुआ, फिर हम एपिनेफ्रीन लगाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कंट्रोल मेजर्स के तहत यहाँ तक पहुंचा गया अभी तक एस्थमा का ट्रीटमेंट। ठीक है, अब एस्थमा का ट्रीटमेंट शुरू में क्या था, स्टेप 1 से पहले हमने साबा, ठीक है,
शॉर्ट एक्टिंग बीटा बीटा 2 एगोनिस्ट से स्टार्ट करना इनहेल फॉर्म में सारे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, देखो सारे ऊपर इनहेलर आ रहे हैं। स्टेप 5 पे बेसिकली हमने ओरल प्रेडनिसोलोन दिया था, ठीक है। इनहेल हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड आया, बेक्लोमेथासोन। फिर हमारे पास स्टेप 3 में हमारे पास साबा आईसीएफ लाबा आ गया जो कि साल्मेट्रोल था। 4 पे हमारे पास, अगर इससे भी ना आया ना, तब कुछ क्लिनिशियंस ने इसके एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं कि हमने आईवी मैग्नीशियम सल्फेट पेशेंट को लगाया है, वो बिल्कुल बेहतरी की तरफ आ गया है। फिर एपिनेफ्रिन, इन सब चीज़ों को ना आप लोगों ने एज सच फॉलो नहीं करना, लेकिन आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए ये बातें, ठीक है। कौन रिपीट कराएगा मुझे इसकी जल्दी से। और बेसिकली ये सारी गाइडलाइन है किसकी, ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी गाइडलाइन है ये, ठीक है। ब्रिटिश ही यहाँ से फॉलो अप किया गया है, इसको फॉलो किया गया है। अच्छा, मुझे ये सारा ट्रीटमेंट कौन बताएगा, कोई अच्छा बच्चा जिसने अभी तक मुझे ना बताया हो। ये मुझे आवाज नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही, एक तो मुझे। नम्रा आप ही बता दें, मुझे जाकिर की आवाज नहीं आ रही। आयशा आप बताएं। मैम ट्रीटमेंट हाँ जी, सारे जवाब आयशा ही देती है, गलत बात है गाइस, सारे बताया करो। बताएं बताएं। मैम स्टेप 1 में साबा हम्म एक्सप्रेस में देंगे। हम्म स्टेप 2 में साबा, और उसमें स्टेप 3 है साबा। स्टेप 4 है, उसमें साबा आएगा, आईसीएस आएगा और लाबा के साथ टीरोट्रोपियम आ जाएगा। ठीक है। स्टेप 5 है, उसमें हम सब देंगे और ओरल प्रेडनिसोलोन ऐड कर देंगे। उसके बाद मैम बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जिसमें हम माइलिडोबाम है, लेकिन अगर हम वो देंगे तो उसके बाद हम प्रेडनिसोलोन देंगे। ठीक हो गया, ठीक है। अब ये वाला सारा क्लियर हो गया। इसके साथ और जी मैंने आप मैम। लोगों को क्या करवाना था और याद रखना है, और मेन चीज तो आप लोग मुझे बताना ही भूल गए, ना मैंने बताई है ना आप लोगों ने मुझे बताई है। क्रशमैन स्पाइरल्स होते हैं एस्थमा के पेशेंट में, और चारकोट लेडन क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। जी मैम। क्रशमैन स्पाइरल्स और साथ में हमारे पास क्या है, चारकोट लेडन क्रिस्टल्स, ठीक है। इंटेस्टाइनल वाइडनिंग हो जाती है अंदर, जो हमारे पास इंटरस्टिशियल जो इंटरकोस्टल वाइडनिंग, ठीक है, इंटरकोस्टल वाइडनिंग दिखाई देती है, ठीक है। ये भी हमें एक्सरेज के ऊपर ये सारी चीजें दिखाई दे रही होती हैं। अच्छा, एमसीक्यूज आते कैसे हैं, एमसीक्यूज पता है कैसे बन के आते हैं, मैंने आपको इसलिए उसका बताना था। ये सारी ट्रीटमेंट आप लोगों को आई होप याद हो गई हो। अब एमसीक्यूज आता कैसे, अब एक पेशेंट है, वो कहेगा 30-year-old पेशेंट आया है, उसने हमारे पास साबा ट्रीटमेंट ली हुई है, मतलब वो कहेगा शॉर्ट एक्टिंग हमारे पास उसने बीटा 2 एगोनिस्ट इनहेलर लिया हुआ है, ठीक है। शॉर्ट बीटा 2 इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से होते हैं वो तो मैंने बताया नहीं है। एल्ब्यूटेरॉल, एल्ब्यूटेरॉल, कभी वो कह देते हैं कि उसने सावा ट्रीटमेंट ली हुई है, कभी वो कहते हैं उसने एल्ब्यूटेरॉल ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, वो तब भी उसका एस्मा ठीक नहीं हो रहा, तब आप क्या करोगे, तब आप इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे आओगे, ये कहना है आपने, ठीक है। फिर वो कभी एमसीक्यूज में कहता है कि उसने साबा और इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड मतलब बेक्लोमेथासोन भी हमने उससे दे दिया है, तब हम क्या करेंगे, तब हम साल्मेट्रोल मतलब या लाबा, लाबा आपको पता होना चाहिए, दोनों चीजें आपको पता होनी है, लाबा ट्रीटमेंट पे आ जाएंगे। अगर फिर वो कहे कि सारी हमने
चीज़ें यूज़ कर ली हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट भी दे दिया, मतलब एल्ब्यूटेरॉल भी दे दिया है हमने, बेक्लोमेथासोन भी दे दिया, साल्मेट्रॉल भी दे दिया, लेकिन पेशेंट अभी भी ठीक नहीं हो पा रहा, तब हम क्या करेंगे? तब हम टियोट्रोपियम पे जाएंगे। ठीक है, टियोट्रोपियम मतलब ये आपको ना लाइन वाइज इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज कहीं पे भी रोक के ना, जितने भी आप एमसीक्यूज करोगे ना डबल ए से, और पास्ट एमसीक्यूज इसी तरह से आए हुए हैं, और आपने ये लाइन वाइज आपको यहाँ तक याद होने चाहिए। ठीक है, लास्ट में वो जब कहते हैं ना कि हमने टियोट्रोपियन भी दे दिया लेकिन फिर भी वो कमबख्त इंसान ठीक नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? तब हम ओरल प्रेडनिसोलोन, ठीक है, ओरल प्रेडनिसोलोन देंगे। ये एमसीक्यूज बहुत आए हुए हैं और बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज हैं अस्थमा के। ठीक है, अस्थमा मुझे आज सारा कौन रिपीट करवा रहा है? सबसे बड़ा टॉपिक है आज का। जल्दी जल्दी 2 मिनट में कराओ, नेक्स्ट क्लास भी है, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। हारिस, हारिस माइक ओपन करें। जी मैम। हाँ जी, बताएं क्या क्या पढ़ा है हमने। मैम एस्थमा 5 to 8% पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। इसमें एस्थमा, एलर्जिन एक्सपोजर की वजह से होता है। एलर्जिन हमारे पास कोल्ड एयर है, ठीक है, एक्सरसाइज है, माइट्स है, इन्फेक्शन है, एयर ठीक है, पोल्यूशन है, स्मोकिंग है, फायर हम्म स्मोक है, पॉलन है, हाउस डस्ट है। हम्म उसके बाद ठीक ड्रग्स है, के साथ भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। हम्म बीटा ब्लॉकर और एनसेड उसमें आ गए। फिर उसके बाद ठीक है, ये बेजोफिल और मास्ट सेल्स की डीग्रेनुलेशन होती है जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन और इन्फ्लेमेशन होती है। और हम्म एयरवे नैरोइंग के हमारे पास 3 मैकेनिज्म है। एक ब्रोंकियल मसल कॉन्ट्रैक्शन है, म्यूकोजल स्वेलिंग है, हम्म और फिर रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है। फिर ठीक उसके है, बाद हमारे पास साइंस है, वो ऑडिबल वीज है, टेकेपनी है, हम्म हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट है, हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट्स है, और डिक्रीज्ड एयर एंट्री। ठीक है, जी। फिर उसके बाद हमने किया है कि रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ डिस्नी आते विद कफ, और वीज भी हम्म होता है। और हम्म इसको हम कहते हैं कि रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। सही है, फिर इसकी ट्रीटमेंट आती है। हम्म ट्रीटमेंट में सबसे पहले शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे, एल्ब्यूटरॉल। हम्म अब वो ओडी देंगे या एसओएस। अगर उसका ठीक ना हुआ तो फिर साबा के साथ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐड करेंगे। उसके ठीक साथ है, ठीक ना हुआ तो फिर लाबा ऐड करेंगे इन दोनों के साथ। हम्म उसके साथ भी ठीक ना हुआ तो फिर टायोट्रोपियम ऐड करेंगे। उसके साथ सही, भी ठीक ना हुआ तो फिर या हम ओमेलीजुनैब देंगे या ओरल प्रेडनिसोलोन देंगे। ठीक है। और उसके साथ भी और ठीक मुझे ये बताओ, चलो ये आईवीएमजी। सब मुझे पता है, आप आपको आ रहा है, मुझे ये बताओ, एक एमसीक्यूज आया 18 वीक पे हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी आई है, एक्सीडेंट हो गया और मर गई है, तो क्या है इसका आंसर? क्या होगा उसका? ये तो मैम ये फैट कितने घंटे में मरी है? नहीं नहीं, मैंने आपको वीक बताया, मैंने तो घंटे बताया ही नहीं है। ठीक है मैम, ये तो फिर मेरे ख्याल से 5 घंटे में मरी। एक्सीडेंट पे क्या मरी है ना, ये वो फॉर्चुनस डेथ है कि क्या है? हाँ ठीक हो गया, ठीक है, घंटे शंटे जरूरी नहीं है कि आपको घंटे दें, घंटे या फैट एम्बोलिज्म में आपको पूछे जाएंगे या आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म। विद इन सेकेंड्स जो होती है डेथ वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। अगर आफ्टर 3 to 5 days या अगर और का कहा जाए आफ्टर 12 hours या 24 hours विद इन, तो हमारे पास क्या होता है? वो फैट फैट एम्बोलिज्म होता है। एम्बोलिज्म। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो? मैम ये फैट एम्बोलिज्म के साथ एक और पॉइंट था, वो सूडान स्टेन का, कि पोस्टमार्टम पे किस सूडान तरह पता से? चलता है कि फैट नहीं नहीं, एम्बोलिज्म। वो आप लोगों को याद इतना डीप करने की जरूरत नहीं है, जो आपको बताना था ना यही याद रखने की जरूरत है, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग कोई एमएलए का टेस्ट नहीं दे रहे। ठीक है। मैं आपसे कल के ठीक लेक्चर है, के बारे में मैं था क्वेश्चन। हाँ जी, कल के लेक्चर काइंडली में। वो यस काइंडली सिलिकोसिस एंड वो टीबी का जो डिफरेंस था, हाँ, वो सारी सिलिकोसिस, points एक बार repeat करें। जहाँ पे भी आपको ऑक्यूपेशन रिलेटेड आपको कोई भी चीज मिले ना, और अगर दूसरी डिजीज का भी जिक्र आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि सिलिकोसिस एसोसिएटेड मतलब वो अफेक्ट कर रहा होता है, मतलब वो करवा रहा होता है टीबी को, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर उसने ऑक्यूपेशन दे दी है, लाइक वो माइंस पे काम कर रहा है, सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है,
ठीक है, और उसको मतलब लो ग्रेड फीवर हुआ, ड्राई कफ हुई है, मतलब वेट लॉस वगैरह की हिस्ट्री है, कोई भी उसको मतलब ये सारी चीजें टीबी की तरफ ले जा रही हैं, ठीक है, कोई कंसोलिडेशन आपको दिखाई दे रही है, तो आपने टीबी नहीं करना, क्योंकि टीबी ना जो रफी में दी हुई है ना, उसके ऑप्शन असल में बेसिकली ये हैं कि उसके अंदर ना बाकी सारी डिजीजेस दी हैं, लाइक टीबी दी है आपको, एस्बेस्टोसिस दिया होगा आपको, आपके साथ फिर ब्रिलियोसिस दे दिया है, ठीक है, कोल माइन के साथ, और टीबी उसके अंदर सिलिकोसिस उसने दिया ही नहीं होता ऑप्शन, ठीक है, तब हम टीबी करते हैं। लेकिन अगर वो माइंस कोल माइन का जिक्र कर दे तो आपके माइंड में होना चाहिए पहले हम सिलिकोसिस ढूंढेंगे फिर टीबी पे जाएंगे, क्योंकि माइंस इज ऑक्यूपेशन रिलेटेड, ठीक है, ऑक्यूपेशन रिलेटेड आपको टीबी हो रही है, तब हम क्या सिलिकोसिस इज ग्रेटर देन टीबी कह देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैम जो इस तरह रफी भी में हो पॉइंट्स सकता है, है कि अगर हम्म, कॉज का के ये सारी हिस्ट्री देख के अगर कॉज का कह दे तो फिर सिलिकोसिस हो सकता है, और अगर डायग्नोसिस का पूछ ले तो फिर वो टीबी आ जाए। है डायग्नोसिस में सिलिकोसिस का वर्ड फिर भी हमने डालना है, मतलब बेसिकली हमने ऑक्यूपेशन को ठीक है। देखते हुए यहाँ पे जो छोड़ा। डायग्नोसिस दी है, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, जब भी कोई ऑक्यूपेशन रिलेटेड क्या हुआ, हमने ऑक्यूपेशन को देख कर करना है डायग्नोसिस। हाँ जी, ऑक्यूपेशन को देख के डायग्नोस, आपने वर्ड टू वर्ड अपनी चीजें अपने माइंड से अपनी आंखों से गुजारनी है, अंधाधुंध आंसर की तरफ नहीं चले जाना कि अगर आपको टीबी लग रहा है तो टीबी लगा दो, आपने देखना है कि बंदा कर क्या रहा है क्या है, कौन कहाँ से आया है, हेल कहाँ से कर रहा है, काम क्या करता है, ठीक है, तो उसको सिलिकोसिस रिलेटेड टीबी होता है। पहले लव सिलिकोसिस ढूंढना है, डायग्नोसिस में भी कॉज में भी, क्योंकि कॉज की वजह से डायग्नोसिस बनेगा ना आपका, जो जी रफी में दिए होते हैं वहां पे आपको अदर ऑप्शंस नहीं बताए होते, डोंट कंफ्यूज दिस, के वहां पे तो टीबी लिखा है हम तो टीबी फॉलो करेंगे, अरे बच्चे वहां पे अदर ऑप्शंस दिए ही नहीं होते आपको, वहां पे ऑप्शंस यही होते हैं कि जब आपको सिलिकोसिस ना दिया हुआ हो तब हम टीबी करके आते हैं, तो जब बच्चे आते हैं ना वो कह देते हैं कि यार उसका तो ऑप्शन टीबी था ना, टीबी था, क्योंकि उसके अंदर सिलिकोसिस होता ही नहीं है, तो उसी उठा के छापा लगा देते हैं ये रफी वाले। आप पूरे एमसीक्यूज के ऑप्शंस को सर्च मारा करो, इसलिए मैंने आपको कहा है कि फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करो जो एफसीपीएस वाला है, ठीक है, उसके अंदर सर्च किया करो एमसीक्यूज सेम लिख के, फिर आपको उसके फर्दर ऑप्शंस भी आपको पता चल जाएंगे, और आप फिर देखोगे कि वहां पे तो यार सिलिकोसिस था ही नहीं उनके ऑप्शंस में, जो उनके पास उनके पेपर में आया है, तब उन्होंने टीबी किया, समझ आई है बात। जी मैम अगर सारा सिनेरियो सिलिकोसिस का दिया और आखिर में कहे कि मोंटोक्स टेस्ट पॉजिटिव है और दोनों सिलिकोसिस और टीबी दोनों हो तो फिर तब अगर वो ऑक्यूपेशन आपको दिया हुआ है तो आप पहले सिलिकोसिस करोगे, नहीं अगर सिलिकोसिस और टीबी के दोनों ऑप्शन है, सारा सिलिकोसिस का सिनेरियो दिया हुआ है और साथ में वो सिलिकोसिस का कहें कि सिनेरियो है क्या, वो ऑक्यूपेशन रिलेटेड है ना, ठीक है, लेकिन सिलिकोसिस का सिनेरियो सारा स्टार्ट ही, सारा हाँ सिनेरियो वो सिलिकोसिस देगा करेंगे आप, मोंटोक्स टेस्ट पॉजिटिव है। मॉन्टॉक्स टेस्ट भी, क्योंकि सिलिकोसिस कॉज करवा रहा है ना, टीबी कॉज करवा रहा है ना, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सिलिकोसिस है वो इसलिए तो टीबी टीबी को करवाते हैं क्योंकि वहां पे भी मैक्रोफेजेस की इंपेयरमेंट हो रही होती है, फेगोलाइसोसोम्स की डिस्ट्रप्शन हो रही होती है, और फर्दर उसके जितने भी टीबी के साइंस आते हैं वो आ रहे होते हैं सिलिकोसिस के साथ, जब भी ऑक्यूपेशन आ जाए, जब भी कोल माइनिंग या सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्रीज के बारे में आए तो आपने फौरन पहले सिलिकोसिस को टिक करना है, क्योंकि सिलिकोसिस की वजह से टीबी हो रही है ना वहां पे, जी मैम मैम ठीक है। एस्थमा में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा? पल्मोनरी एस्थमा फंक्शन में टेस्ट पहले हम करेंगे। चेस्ट एक्सरे ही करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे, कंसोलिडेशन हम देख लेते हैं ना, उसी अंदर ये चार कोटलेडन सेल्स देख लेते हैं,
टेस्ट एक्सरे करवाएंगे। ओके ठीक है मैम। और किसी का कोई सवाल? आपको ये क्लियर हुआ है हबीब? जी मैम। जी हो गया। ये किसने मुझे भेजा है? चलें ठीक है। ठीक हो गया? चलें ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।